नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द क्वीन शो में और आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। आज के हमारी शो की क्वीन बनी है वो महिला जिन्हें चुनौतियों से प्यार है, जिन्हें चोटियों से प्यार है, जिन्हें एक चोटी फतेह करने के बाद ये सोचने को मजबूर होना पड़ता है कि अगला बड़ा लक्ष्य वो क्या रखें, अगली बड़ी चुनौती वो क्या रखें जिससे खुद की अंदर की ताकत को वो परख पाए। जी हाँ, बात हो रही है तुलिका की, जो पूर्व वायुसेना ऑफिसर रही हैं और पर्वतारोही हैं। यूपी से वो ऐसी पहली महिला है जिन्होंने एवरेस्ट को फतेह किया है। तो तुलिका से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे उनके सफलता के इस शिखर के बारे में और भविष्य में आगे कौन कौन से गोल उन्होंने सेट किए हैं। लेकिन उससे पहले जल्दी से ये छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। सपने देखो, बड़े बड़े सपने, ऊंचे ऊंचे ख्वाब, दुनिया कुछ भी कहे अनसुनी कर दो, बस सुनो तो अपने दिल की, ताकत रखो सपनों को पूरा करने की। ये जज्बा है माउंट एवरेस्ट की 8,848 मीटर ऊंची चोटी फतेह करने वाली यूपी की पहली महिला पर्वतारोही तुलिका रानी का। लखनऊ की रहने वाली तुलिका की कहानी जोश, जज्बे और जुनून से भरी है। लोगों ने जितना रोका, जितना टोका, तुलिका उतनी ही हिम्मत से आगे बढ़ती चली गई। तुलिका भारतीय वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर थी, लेकिन चोटियों को फतेह करने का जुनून ऐसा कि उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। ये फैसला आसान नहीं था। लोगों ने कहा आसमान में उड़नी बहुत बड़ी बात है, ऑफिसर के पद को छोड़कर चोटियों पर चढ़ना कहाँ की अक्लमंदी है। दरअसल तुलिका इसी सोच को हराना चाहती थी। रिटायरमेंट के बाद तुलिका ने पूरा फोकस पर्वतारोहण पर कर दिया। तुलिका की जिद और दृढ़ इच्छा शक्ति के आगे कई चोटियां बौनी साबित हुई। तुलिका का सफर 2009 से शुरू हुआ। 2010 में माउंट कामेट फतेह किया। इसी साल माउंट ससेर कांगरी लेह को फतेह किया। 2011 में सियाचिन ग्लेशियर पर पहुंची और 2012 में यूपी की पहली ऐसी महिला बन गई जिन्होंने एवरेस्ट की 6,137 मीटर की चढ़ाई की। 2016 में तुलिका ने तंजानिया स्थित अफ्रीकी महाद्वीप के सबसे ऊंचे पर्वत किलिमंजारो की चोटी को फतेह किया। तुलिका ने दुनिया के सबसे दुर्गम ईरान और मध्य पूर्व एशिया के अल्बोर्स माउंटेन रेंज की सबसे ऊंची चोटी समेत एशिया के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी दामावंद पर तिरंगा लहरा दिया। तुलिका भविष्य में विश्व के मृत्यु क्षेत्र में आने वाली 14 चोटियों को फतेह करने की तैयारी में है। तुलिका को 2016 में यूपी सरकार की तरफ से रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार और 2017 में फिक्की की तरफ से ग्लोबल विमेन अवार्ड के अलावा कई सम्मान से नवाजा जा चुका है। अपने हौसले से चुनौतियों के पर्वत को झुकाने वाली पर्वतारोही तुलिका रानी है हमारे आज के शो की क्वीन। तो चलिए बात करते हैं आज की शो की क्वीन तुलिका से, जिन्हें चुनौतियों से डर नहीं लगता, बल्कि वो हर बार ये कोशिश करती है कि कौन सी बड़ी चुनौती अब जिंदगी में ली जाए जिस पर फतेह हासिल कर वो अपने आप को संतुष्ट करे और तमाम जो पर्वत शिखर वो लांघ चुकी है उससे भी अगला कौन सा ऐसा ऊंचा पर्वत हो, कौन सा ऐसा शिखर हो जिस पर चढ़कर वो परचम लहरा सके। तो आइए स्वागत करते हैं तुलिका का। तुलिका, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तो पहले आप सेना में रही, वायुसेना में थी आप, उसके बाद अब माउंटेनियरिंग, ये कैसे चुनौतियों भरी जिंदगी आपने अपनी बनाई, कैसे चुनी है जिंदगी आपने? मुझे लगता है कि हमारे देश में, इनफैक्ट इंडिया में, जहाँ पे एक कल्चर है कि महिलाओं को देवी समझा जाता है, लेकिन उसके बावजूद जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा परसिस्ट करता है। और हम देखते हैं कि गर्भ से लेकर लड़की के बड़े होने तक, उसके शादी होने तक, उसके एम्प्लॉयमेंट की चॉइस पर और उसके बाद भी उसके बहुत सारे जिंदगी के पहलुओं पर उसका अपना अधिकार नहीं है। और ये एक सोच है कि महिलाएं पुरुषों का ही एक अपेंडिक्स हैं और अपनी कोई उनकी आइडेंटिटी नहीं है। मैं उस सोच को चैलेंज करना चाहती थी। और जो एक सोच ये है, बहुत ही पैटर्नल सोच है, हमारी पैट्रियार्कल सोच है कि महिलाएं एक फिजिकल वीकर एंटिटी हैं, तो वो सोच को मैं बहुत चैलेंज करके दिखाना चाहती थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो महिलाएं कर नहीं सकती हैं। तो मुझे लगता है कि शायद मेरी इस चॉइस के पीछे कि पहले मैंने वायुसेना को चुना जो कि एक मेल डोमिनेटेड क्षेत्र है, और उसके बाद मैंने माउंटेनियरिंग जैसे स्पोर्ट को चुना जो कि फिजिकली बहुत ज्यादा चैलेंजिंग क्षेत्र है। ये सोच को ब्रेक करना ही एक रीजन रहा। बिल्कुल तुलिका, क्योंकि हम कैसा सोचते हैं या हम अपनी जिंदगी में क्या लक्ष्य सेट करते हैं, क्या गोल सेट करते हैं, ये हमारे आसपास के वातावरण पे, हमारे आसपास के माहौल पे डिपेंड करता है। और आप यूपी की ऐसी पहली महिला पर्वतारोही हैं जिन्होंने एवरेस्ट फतेह किया है, और भारत की ऐसी पहली पर्वतारोही है जिन्होंने ईरान के जो सबसे हाईएस्ट वोल्केनो है उस पे भी आप चढ़ी है।
तो कैसे इन भ्रांतियों को तोड़ा आपने, और जब ये सोचा कि नहीं मुझे इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, मुझे शिखरों को फतेह करना है, तो क्या इतना आसान था ये सब कुछ? आसान तो देखिए जिंदगी में कोई भी चीज नहीं है, और ऐसे काम करना थोड़ा और मुश्किल है। क्योंकि सबसे पहला जो अपोजिशन आता है वो आता है सोसाइटी से कि आप पहली बार तो ये करना ही क्यों चाहते हैं, ऐसा काम जिसका कि कोई मटेरियल बेनिफिट नहीं है। पहाड़ चढ़ना आपको कुछ भी नहीं देगा, इनफैक्ट आपकी जिंदगी को रिस्क है और आपका पैसा भी चला जाएगा, क्योंकि पहाड़ चढ़ना एक बहुत एक्सपेंसिव स्पोर्ट है। आपको स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए, वहाँ पे स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत भी है। तो पहला तो आपकी चॉइस पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि आप करना ही क्यों चाहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस मेरे साथ भी आए थे जब मैंने फौज ज्वाइन करने की कोशिश की थी, तब भी आए थे कि ये क्षेत्र महिलाओं के लिए नहीं है। हालांकि मेरा परिवार सपोर्टिव था, लेकिन आसपास के लोग ये कहते हैं कि ये क्षेत्र महिलाओं के लिए नहीं है। आज भी हम जानते हैं कि टीचिंग में चले जाइए, डॉक्टर बन जाइए, तो ये ज्यादा महिला प्रधान क्षेत्र समझे जाते हैं। ज्यादा कष्ट ना करना पड़े, और आपने मुझे लगता है वो बात को ज्यादा ही दिल से ले लिया और ये बताया कि आप अगर फिजिकली हमें आंक रहे हैं तो पहला हमारा कोई कंपटीशन नहीं है मेल से, फिर हम नहीं है वीक, हम कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि महिला, ये तो सच है कि महिला और पुरुष फिजिकल रूप से समान नहीं है, क्योंकि नेचर ने महिलाओं को कुछ अलग क्षमताएं दी हैं और पुरुषों को कुछ अलग क्षमताएं दी हैं, और वो बहुत ही कॉम्प्लीमेंट्री हैं। लेकिन जो एक कंपैरिजन हमारी सोसाइटी में बना दिया गया है, वो कंपैरिजन ठीक नहीं है। और महिलाएं अपनी जो शारीरिक क्षमताओं में कोई भी कमी है, उसको अपनी मानसिक क्षमताओं से पूरा कर लेती हैं। और कोई भी क्षेत्र हम ये ना डिसाइड करें कि महिलाएं इस क्षेत्र में जाएं और इस क्षेत्र में नहीं जा सकती, जैसा कि फ्रेम सेटिंग ना करें। तो ये एक क्वेश्चन मार्क बहुत बड़ा था कि यही क्यों। लेकिन सबका अपना ओरिएंटेशन है, और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि महिलाओं के लिए फ्रेम उनकी सोसाइटी या उनके पेरेंट्स डिसाइड ना करें, और उनको एक ग्रुप के रूप में ना देखा जाए, उनको एक इंडिविजुअल के रूप में भी देखा जाए। हर बच्चा अपना एक पोटेंशियल लेके पैदा होता है, जो कि उसका एक डिफरेंट क्षेत्र भी हो सकता है। कोई पेंटर बनना चाहेगा, कोई राइटर, तो कोई शायद आपकी तरह जर्नलिस्ट, कोई मेरी तरह माउंटेनियर। तो वो डिसाइड करने का राइट उस बच्चे के पास होना चाहिए। तो मैंने इस तरीके से डिसाइड किया। दूसरी प्रॉब्लम आई फिजिकल ट्रेनिंग। ऑफ कोर्स इट इज अ वेरी डिफिकल्ट फील्ड फिजिकली, तो उसके लिए भी मैंने अपने आप को मेंटली भी तैयार किया और फिजिकली भी तैयार किया। तो मैं 20 किलोमीटर दौड़ा करती थी। अच्छा। और उसके साथ साथ जिम की ट्रेनिंग भी मैंने की। सबसे इंटरेस्टिंग होता था कि मैं फौज में थी, और वहां भी जब मैं जिम में ट्रेनिंग किया करती थी 4-4, 5-5 घंटे, एंड आई यूज्ड टू डू, मैं सारी जो भी बेंच प्रेस एंड एवरीथिंग, डंबल्स, पुशअप्स, चिन-अप्स, जो भी होती है ये एक्सरसाइजेस, सभी किया करती थी। तो कोई कोई मुझसे आके पूछते थे लोग वहाँ पे कि ये तो लड़कियां नहीं करती, तुम क्यों कर रही हो? तो तुम्हारी मसल्स बन जाएंगी। अच्छा। इसका मतलब कि हमें एक फिजिकल पैमाने भी हमने महिलाओं के लिए बना दिए हैं कि उनको पतले दुबले दिखना है, सुंदर दिखना है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। सुंदर की परिभाषा भी हमने खुद ही बना दी है। तो कि मसल्स बन जाएंगी तो प्रॉब्लम है ना, वो नहीं बननी चाहिए। लेकिन मसल्स की शक्ति भी आपको चाहिए। आप एक इंडिविजुअल इंसान भी हैं, बॉडी भी है, जिसमें क्षमता और सामर्थ्य होनी चाहिए। बिल्कुल। तो कोई ऐसी बात तुलिका जो सुन के थोड़ी देर के लिए डिगा हुआ आत्मविश्वास की, शायद कितने लोग कह रहे हैं तो हो सकता है मैं ना कर पाऊँ? देखिए, ऐसा टाइम था जब मैं माउंट एवरेस्ट की तैयारी कर रही थी, और मैंने पहली बार माउंट एवरेस्ट पर एक्सपीडिशन की थी 2011 में। वो इंडियन एयरफोर्स की टीम की मैं मेंबर थी। अच्छा। तो उस समय मैं आधे से ज्यादा चढ़ चुकी थी, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी रही कि मैं उसके ऊपर नहीं जा पाई और टॉप पर मैं नहीं पहुंच पाई थी उस पहली एक्सपीडिशन में। अच्छा। तो जब मैं नीचे आई तो सबने ये आंकना शुरू कर दिया और ये डिसीजन देना शुरू कर दिया कि अब ये नहीं कर पाएंगी। एक फेलियर का ठप्पा आपके ऊपर लगा दिया गया। लेकिन उसके बाद 1 साल रहा जब मैंने ये सोचा कि मैं इस पहाड़ पर वापस जाऊंगी, और मैंने वो 1 साल खुद तैयारी की, बिना किसी सपोर्ट के तैयारी की, और अपनी छुट्टी लेकर अगले साल इंडिविजुअल एक्सपीडिशन की। इस बार मैं किसी ग्रुप के साथ नहीं गई थी। अच्छा। मैं अकेले गई और मैंने अपने दम पर अपनी वो एक्सपीडिशन भी की। तुलिका, जब पहुंची आप पहली बार माउंट एवरेस्ट में, तो एक आप बात भी करती है। अगर मैं यूपी के लिए हम बात करें, आप पहली महिला हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया है। वो कैसा अनुभव था, या खुद से क्या कहा आपने कि, या फिर जो लोग आपको रोक रहे थे या डिमोरलाइज कर रहे थे, तो क्या लगा कि अब मुझे किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है? जी बिल्कुल। जब आप एक सफलता पा लेते हैं तो आपको शब्दों की जरूरत नहीं रह जाती। और सबसे पहले तो सफलता का जो मार्ग है वो आपके खुद के अंदर से होकर जाता है।
क्योंकि जब आप अपने खुद के डर पर काबू पा लेते हैं, अपने खुद के टेम्पटेशंस पर काबू पा लेते हैं, क्योंकि कोई भी सफलता एक दिन में नहीं आती, उसके पीछे बहुत सदियों का तो नहीं कह सकती क्योंकि इंसान नहीं सदियों जीते हैं, बट उसके पीछे सालों की मेहनत जरूर रहती है। तो उन सालों में आपने हर दिन वो कोशिश की होगी, अपने आप को तैयार किया होगा, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को भी बनाए रखा होगा, और उसके बाद अंततः आपको वो सफलता मिली होगी। वो पल जरा बताएं जब आप थी चोटी पर, जब मैं ऊपर थी, तो थोड़ा वो साझा करना हमारे साथ। तो जब मैं ऊपर थी तो मैंने सबसे पहले भगवान को धन्यवाद दिया, क्योंकि ऊपर चढ़ते समय मैंने बहुत सारे लोगों को वहाँ पे मरे हुए लेटे हुए पाया था। पहाड़ माउंट एवरेस्ट इनफेक्ट, जो कि 8000 मीटर से ऊपर की चोटियां हैं, बहुत खतरनाक मानी जाती हैं और उसमें कई पर्वतारोहियों की मृत्यु भी हो जाती है। तो मैंने सबसे पहले जब देखा कि भगवान ने मुझे जिंदा रहकर ऊपर आने का मौका दिया, तो मैंने भगवान को थैंक यू बोला, मैंने अपने पेरेंट्स को भी थैंक यू बोला, और उन सब लोगों को जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया था और इनफैक्ट जिन्होंने नहीं भी किया था, जिन्होंने मेरे अंदर की खुद की क्षमताओं से मुझे अवगत कराया, मैंने उनको भी थैंक यू बोला। और उसके बाद एक ये तो था कि पूरे देश के लिए अब एक इंस्पिरेशन बन जाएगी और बाकी महिलाओं के लिए भी अब एक क्षेत्र खुल जाएगा कि आगे बढ़कर वो भी ये सारे काम कर सकती हैं। तो और शायद उनके पेरेंट्स की सोच, उनकी सोसाइटी की सोच उनके चारों तरफ चेंज हो जाएगी थोड़ी सी। वहाँ पे खैर नजारा तो ऐसा है कि वो सबसे ऊंची जगह है और उसके ऊपर सिर्फ आसमान है और भगवान है, उसके नीचे सिर्फ आपको गहरी खाइयां दिखाई पड़ती हैं। तो चढ़ने में मुझे 2 महीने लगे थे और जो लास्ट लेग थी उसमें पूरे 17 घंटे लगातार क्लाइंब थी, रात भर की। तो फिजिकली आई वॉज वेरी एग्जॉस्टेड। ऐसा भी मोमेंट आ गया था जब कि दिमाग को टेक ओवर करना पड़ा शरीर के ऊपर। अच्छा। और हम बता रहे थे अपने आप को कि मूव मूव मूव। तो तुलिका, आप एक चोटी फतेह करती हैं, फिर दूसरी ढूंढने लग जाती कौन सी उससे ऊंची है या फिर जहाँ आज तक कोई नहीं गया है। तो ये पहाड़ों से जो प्रेम है आपका, जो ऊंची ऊंची चोटियों पर आप चढ़ना चाहती हैं, इंसान डरता है अमूमन जाने में, वो समतल रास्ते ढूंढता है, तो ऐसी क्या एक अंदर से आपकी आवाज आती है जो खींच के आपको पहाड़ों की तरफ ले जाती है? जॉर्ज मैलोरी की मुझे बात याद यहाँ पे आती है। जॉर्ज मैलोरी वाज द फर्स्ट पर्सन जो कि सोचा जाता है कि वो शायद एवरेस्ट चढ़ गए होंगे, बिकॉज उन्होंने 1922 एंड देन 1924 में एवरेस्ट पर पहली बार क्लाइंब करने की कोशिश की थी और उसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। तो कोई प्रमाण नहीं मिले कि वो चढ़ पाए या नहीं, लेकिन ही वाज द फर्स्ट माउंटेनियर हु हैड ट्राइड इट। तो उन्होंने एक बात कही थी जब उनसे यही प्रश्न पूछा गया कि आप क्यों जाते हैं पहाड़ों में, उन्होंने कहा बिकॉज इट इज देयर, क्योंकि वो वहां है, बस इतना ही आंसर था। लेकिन हाँ, इसके पीछे के रीजंस हैं। पहाड़ एक चुनौती को रिप्रेजेंट करते हैं। पहाड़ ये बताते हैं कि इंसान की जिंदगी में सिर्फ खाने पीने सोने उठने जागने से बड़ी भी कोई चीज है, और वो है उसका अपना पोटेंशियल। और भगवान ने जो आपको एनर्जी दी है, पोटेंशियल दिया है, उसका पूरा यूटिलाइजेशन करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल। तो जो एक इंसान की जिंदगी का उत्तम से उत्तम गोल हो सकता है, वो उसको अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए जिंदगी में। पहाड़ मेरे लिए उसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि चैलेंजेस से भरी जिंदगी ना हो तो वो एक सिर्फ बाकी सी जिंदगी है। बिल्कुल, हम कहते हैं ना कि ऊंचे ख्वाब देखो, ऊंचे सपने देखो, तो आप वाकई में बहुत ऊंचे ख्वाब देखती हैं, ऊंचे सपने देखती हैं। तो तुलिका, आपने माउंट एवरेस्ट के अलावा कई चोटियां फतेह की हैं, तो आपसे जानेंगे कि आगे किस तरह से आपने अब तक कई कारनामे किए हैं जो अपने आप में पहली बार हुआ है। बात हो रही है रोमांच की, बात हो रही है जज्बे की, बात हो रही है उस हौसले की जो बड़े से बड़ी चोटी को फतेह कर जाता है। जी हाँ, तुलिका जी हमारे साथ हैं। तो तुलिका, एवरेस्ट के अलावा भी आपने बहुत सारी चोटियों को फतेह किया है। ईरान की वो चोटी, वो वोल्केनो जहाँ कोई गया नहीं, लेकिन आप वहाँ गई, तो कैसे ही नई नई गोल सेट करके आप चुनौतियां ले लेती हैं? ईरान में जो माउंट दामावंद है वो एशिया का सबसे ऊंचा वोल्केनो है, और वोल्केनो का नाम सुनते ही मेरे दिमाग में एक अलग ही रोमांच आ गया कि ये एक नया चैलेंज होगा, क्योंकि एक तो वो डॉर्मेंट वोल्केनो है, कभी भी इरप्ट हो सकता है, तो अपने आप में एक रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। दूसरा है कि उसमें से सल्फर निकलता रहता है जगह जगह से, तो सल्फर क्योंकि आपके लंग्स के लिए काफी ज्यादा डेंजरस है। और क्लाइंबिंग में वैसे भी आपको जब आप ऊंचाई पर जाते हैं तो सांस लेने में दिक्कत होती है, और साथ में अगर उस एयर में सल्फर भी घुल जाए तो वो और सोने पे सुहागा है। इसका मतलब कि वो चैलेंज पे भी चैलेंज था। और सिंस मैंने जब रिसर्च किया उस पर, तो मैंने पाया कि अभी तक कोई भारत की महिला उस पर गई भी नहीं है, तो वो मेरे लिए एक अलग ही रोमांच का सब्जेक्ट बन गया। और
ईरान के मेरे कुछ दोस्त भी थे क्लाइंबिंग में, जो कि इंडिया में आए थे पिछले साल उससे क्लाइंब करने के लिए। दे हैड इनवाइटेड मी। अच्छा। तो ये एक इंटरनेशनल एक्सपीडिशन थी जिसमें कि 16 देशों से लोग आए थे और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैंने भारत को वहाँ रिप्रेजेंट किया। आई वाज द ओनली पर्सन फ्रॉम इंडिया टू बी देयर। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब मैंने अपने देश का झंडा वहाँ जाके फैलाया, और मेरे ईरानी साथियों ने भी जब तिरंगे को पकड़ के मेरे साथ उसे फहराया, ये एक बहुत अच्छा मेरे लिए गर्व की बात थी। उसके बाद एक से एक नए नए चैलेंजेस मुझे लगते गए, क्योंकि जब आप एक लेवल पर आ जाते हैं तो आप चाहते हैं कि अब इससे आगे, इससे ऊपर, इससे खतरनाक। टोटल कितनी आप चोटियां फतेह कर चुकी, कितने बार आप? अभी तक मैं 22 एक्सपीडिशन ट्रैक्स कर चुकी हूँ, इंडिया में भी और नेपाल, भूटान, ईरान, अफ्रीका, रशिया। तो आप जैसे 22 गिना रही बड़ी आसानी से, अगर 1 2 3 सोचिए, एक एक क्लाइंबिंग अपने आप में कितनी टफ होती है, तो कभी इस दौरान कोई ऐसा दौर था जब आप जिसे कहते हैं कि जीने मरने वाली स्थिति हो गई थी? कई बार ऐसे दौर आए और रिसेंट तो पिछले साल ही आया था। पिछले साल मैं कश्मीर में क्लाइंब करने गई थी, माउंट नोई। अच्छा। और वो एक टेक्निकल पीक है, काफी मुश्किल पीक भी है, 25,000 फीट की। तो पहली बात तो जब आपने सुना होगा कश्मीर में कर्फ्यू जब लगा था, बुरहान वानी की डेथ हुई थी और कर्फ्यू लगा था, तो उसी दिन हम वहाँ श्रीनगर पहुंचे और उसके बाद वो पीक क्लाइंब करने भी गए। अच्छा। तो वहाँ पर जब मैं पीक क्लाइंब करके वापस आ रही थी, तब आपने देखा होगा रस्सियां लगाते हैं हम पहाड़ पे चढ़ने के लिए। तो वो रस्सियां जिस चीज से हम फिट करते हैं बर्फ में, क्योंकि सन बहुत ज्यादा आ गया था तो वो बर्फ पिघल गई और वो जो स्क्रू हम उसमें लगाते हैं वो स्क्रू बाहर निकल गया। अच्छा। और उस रस्सी पर मैं नीचे उतर रही थी, तो वो रस्सी के साथ साथ मैं भी नीचे आ गई और 7 मीटर नीचे मैं गिर गई। 60 मीटर नीचे मैंने फॉल किया। तो उसके बाद देखा कि आप कहीं भी जा सकते हैं, रस्सी तो लगा मैं निकल गई जाके। तो सबसे पहले क्या है कि वो एक मोमेंट था मेरा, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत है कि आप अपना संयम कायम रखें। आप सबसे पहले देखें कि क्या डैमेज हुआ है, अब क्या करना है, पैनिक नहीं करना। और यही चीज जिंदगी में भी लागू होती है, जब भी कुछ मुश्किल आए पैनिक नहीं करना, बिल्कुल देखें कि डैमेज कितना हुआ और अब आगे इस चीज को, स्थिति को कैसे सुधारें। तो मैंने भी वही किया और मेरी स्किन काफी ज्यादा छिल गई थी थाई पे से और काफी एक बड़ा पैच बन गया, स्किन निकल गई उस पे से, फ्लैश भी निकल गया। लेकिन मैंने फिर ठीक से नीचे भी आ गई मैं उसके बाद और वो ठीक हो गई बाद में। ऐसे ही कई वाकये आए। एवरेस्ट पे भी एक बार तूफान आ गया था और हम लोग पूरे रात टेंट में ही बैठे रहे। वो टेंट आधा गिर गया और पूरे टेंट में बर्फ ही बर्फ भर गई। हमारे कपड़े भी गीले, हमारे स्लीपिंग बैग भी गीला और ऑल्टीट्यूड था 22,000 फीट, जहाँ की सब कुछ ठंडा गीले में आप पड़े हुए हैं। ऐसा भी नहीं कि तुरंत कोई मदद पहुंच जाएगी आप तक। और फिर एवरेस्ट ही क्लाइंब करते हुए 2012 में, जिस साल मैंने एवरेस्ट क्लाइंब किया चोटी तक, तब मैं जब चढ़ रही थी लास्ट लेग, बिल्कुल लास्ट वाला पोर्शन बचा था और रात में क्लाइंब करना शुरू किया, तो मेरे पैर में ठंडा लगना शुरू हो गया था, क्योंकि टेम्परेचर -40 डिग्री होता है वहाँ। आप मृत्यु क्षेत्र में चढ़ रहे हैं, 26,000 फीट से ऊपर। माना जाता है कि इंसान का शरीर वहाँ रहने के लिए नहीं बना और आपकी जो शरीर की कोशिकाएं हैं वो पल पल मरती जा रही हैं। तो ऐसे में हवा चल रही थी और -40 डिग्री टेम्परेचर, मेरे पैर में ठंडा लगना शुरू हुआ। तो अब क्योंकि मुझे अनुभव था पहाड़ चढ़ने का पहले भी, तो मुझे पता था कि ये फ्रॉस्ट बाइट के लक्षण हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी कोशिकाएं नम हो जाती हैं, वहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुँचती, क्योंकि बहुत ज्यादा इनहॉस्पिटेबल कंडीशंस हैं। आपका शरीर जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहा है, तो वो ज्यादा से ज्यादा ब्लड आपके हार्ट को भेजने लगता है, आपके जो मेन ऑर्गन्स हैं उनको भेजता है। तो आपकी जो पेरिफेरी है, जैसे कि टोज हैं या फिंगर्स का नम है या ईयर लोब्स हैं, वहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुँचती है और अगर आप लंबे समय तक ऐसे ही चलते रहें तो वो नम होके डेड हो जाते हैं। तो ये सिचुएशन मेरे सामने आई कि अब वापस लौट जाऊं या फिर ये रिस्क लूं कि मेरा पैर कट जाएगा। तो मैंने रिस्क ले लिया, क्योंकि जब तक आप ये जिंदगी मौत खोने पाने के डर से आगे नहीं बढ़ते, तब तक आपको सफलता नहीं मिलती। तो ऐसा लगता रहा मुझे जैसे मेरे पैर को किसी ने बर्फ की सिल्लियों पे रख दिया हो और ढेरों सुइयां मेरे पैर में चुभ रही हो। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन मैंने उस दर्द को ओवरलुक किया और क्लाइंब करती रही। पूरी रात मैंने उस दर्द के साथ क्लाइंब किया। मैं वापस जब उतरी क्लाइंब करके, सुबह मैं पहुंच गई पूरी रात क्लाइंब करके चोटी पर, तो वो एक अलग ही अनुभूति थी कि एक मिशन सक्सेसफुल हुआ। ये क्या है अंदर तुलिका, आपके क्या लगता है कि बुला रही है पहाड़, जो आप इतनी मुश्किल से आप बता रही, एक एक चोटी फतेह, और आपने 22 की है, तो 22 तरह की, कम से कम 22 तरह की तो दिक्कतें आई होंगी।
तो ये फिर कौन सी चीज है जो खींच के पहाड़ आपको ले जाती है, या क्या लगता है आपको बहुत दिन हो गए आप कोई नया शिखर ढूंढो, नई चोटी ढूंढो? ये अपने आप को चैलेंज करने की एक शौक सा है मुझे कि अपने आप को मैं चैलेंज करूं, मैं ये देखूं कि मेरे अंदर और कितना आगे तक जाने की क्षमता है, कितना और टॉलरेट करने की क्षमता है, मेरी खुद की लिमिट क्या है, क्योंकि इंसान की लिमिट सिर्फ उसके आप दिमाग में होती हर्डल्स है। बढ़ाते रहते हो। Yes. अब देखो अगली लिमिट क्या है। हाँ, तो इंसान की लिमिट कुछ भी नहीं है, लिमिट सिर्फ हमारा दिमाग बनाता है। तो मैं उस लिमिट्स को क्रॉस करना चाहती हूँ कि मेरी लिमिट, अभी मैंने इतना टॉलरेट किया था, अपने आप को इतना पुश किया था, इससे आगे और कितनी एडवर्स कंडीशंस में मैं अपने आप को पुश कर सकती हूँ। तो इसीलिए मैं हर वीक के साथ एक चैलेंज का लेवल बढ़ाती रहती हूँ। कभी मैं जो पीक का क्लाइंबिंग सीजन नहीं होता है तो उससे पहले भी चली जाती हूँ। जैसे रशिया में माउंट एल्ब्रुस है, वहाँ पे यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, उसका क्लाइंबिंग सीजन जुलाई से शुरू होता है। अच्छा। मैंने अप्रैल चुना ताकि वहाँ और ज्यादा बर्फ, और कम होगा, और ज्यादा बर्फ मिलेगी, और ज्यादा आपको। ठंडा, और ज्यादा गहरी बर्फ मिलेगी, और ज्यादा तूफान आएंगे, और उस समय ज्यादा लोग चढ़ने नहीं जाते। अच्छा। और मैंने वो रूट चुना। एल्ब्रुस को क्लाइंब करने का साउथ और नॉर्थ दो रूट हैं। साउथ पे ज्यादा लोग जाते हैं, अगर 500 लोग साउथ पे जाते हैं तो 20 लोग नॉर्थ से जाते हैं। ये रेशियो है। हाँ। तो मैंने नॉर्थ चुना। नॉर्थ ज्यादा लंबा भी है और वो मौसम भी वैसा था कि ज्यादा खतरनाक रहेगा। तो उस समय मैं और मेरे गाइड के अलावा पूरे पहाड़ पर कोई नहीं था। वो एक बहुत चैलेंजिंग पीक थी और मुझे उसे चढ़ने में बहुत मजा आया। तो अगला क्या टारगेट सेट किया? क्योंकि हमें आपकी एक उपलब्धि पे लगता है वाह ये तो सबसे हाईएस्ट पीक रहा होगा आपका, या अब क्या चुनौती बची, लेकिन आपको ढूंढ के लिए आती है अपने लिए और ज्यादा मुश्किलें। तो अब आगे क्या, फ्यूचर के लिए क्या आपने सोच रखा है? मेरा टारगेट है कि इस दुनिया में 14 ऐसी चोटियां हैं जो कि मृत्यु क्षेत्र में आती हैं। तो वो 26,000 फीट से ऊपर की चोटियां हैं 14। आज तक कोई भी भारतीय महिला उन टॉप पर नहीं चढ़ पाई है, 14 की 14। अच्छा। तो मेरा टारगेट उनको चढ़ना है। और हर बार जब आप मृत्यु क्षेत्र में जाते हैं, उसका नाम ही बताता है कि आप मौत के मुंह में जा रहे हैं। मतलब आपको लगता है कि आप बस उसके लिए हैं, आप जा रही हैं, उसके आगे कुछ? मैं उस चीज को फेस करना चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी कितनी है, मुझे जिंदा रखेगी, चढ़ने देगी, या क्या होगा। दैट्स वेरी वेरी चैलेंजिंग एंड वेरी अट्रैक्टिव फॉर मी। तो वो मेरा एम है कि मैं वो करना चाहती हूँ। वो सारी की सारी 14 चोटियां, अगर मैं जिंदा रहती हूँ वो सारी 14 करने के लिए, तो ये एक अलग कीर्तिमान होगा और एक अलग इंस्पिरेशन होगी हमारे देश की महिलाओं के लिए। मेरा हर कदम मेरे अकेले के लिए नहीं है। मेरा हर कदम, जो भी मैं सफलता अर्जित करती हूँ, मैं उन लोगों के लिए करती हूँ जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है। वो सारी महिलाएं जो गाँव में हैं, और वो सारी महिलाएं भी जो शहरों में भी हैं लेकिन घरों में कैद हैं। बिल्कुल। अगर तुलिका हम केवल ये कहें कि आपने कोई चोटी फतेह की, ऐसा नहीं है, बल्कि उस जीत से, उस फतेह से आप बहुत सारों का हौसला बढ़ा रही होती है, ये बता रही होती कि बैरियर सेट मत करो, ये आप ही ने सेट किए हैं तो ये हम तोड़ेंगे और हम तोड़ सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे खेल की बात करें, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र उनकी हम बात करें, तो जहाँ ये फर्क हमें देखने को मिलता है कि आप लड़की हो तो यहाँ आप मत जाइए, वो लड़कों के लिए है। तो आप क्या कहेंगी ऐसे पेरेंट्स से या ऐसे समाज से जिन्होंने एक सांचा सेट कर दिया है महिलाओं के लिए? जी, सबसे पहले तो देखिए, हमारे देश की जनसंख्या में आधा नंबर महिलाओं का है। तो जब तक हम उस आधे टैलेंट को पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं करेंगे, देश की प्रगति पूर्णतया नहीं होगी। और ये चीज हर इंसान को समझनी होगी कि बेटियों को आप एसेट समझें। बेटियां भी आपके लिए एक, जैसे आप कहते हैं कि आपका समर्थन करने के लिए है, आप पर बोझ नहीं है। अगर आप उनको अपॉर्चुनिटीज दें तो वो आपके लिए एक एसेट बनेगी, और आपके लिए नहीं, परिवार के लिए नहीं, खाली पूरे देश के लिए बनेगी। और जैसा कि कहा जाता है कि अगर एक महिला कुछ करती है तो उसके अकेले के लिए नहीं करती है, उससे उसके परिवार पे भी, उसके समाज पे भी असर पड़ता है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये सारे बंदिशें जो हैं इस समय महिलाओं के ऊपर, जो कुछ कही है, कुछ अनकही है, हाँ बिल्कुल, वो सब तोड़ी जाएं और उनको भागीदार बनने दिया जाए इस देश के प्रगति में। आप सेट मत करो कि हम क्या करेंगे क्या नहीं, हम पे छोड़ो। जी, और हमें अपने देश के लिए योगदान करने दीजिए, हमें उससे पीछे मत हटने दीजिए। हम देश निर्माण कर रहे हैं, हमारा भी हक है और हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम इस देश के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। तो सरकार का, हमारी सोसाइटी का रोल ये होना चाहिए कि उन बैरियर्स को तोड़ें, उन बैरियर्स को हटाएं जो कि महिलाओं को वो योगदान नहीं करने देते। तो अगर देश की प्रगति चाहिए तो अपनी उस आधी जनसंख्या की प्रगति भी होने दीजिए। बिल्कुल, तो बैरियर खड़े मत कीजिए, हटाइए। जी, बाकी तो तुलिका यही उम्मीद करते, जो 14 चोटियां आपने टारगेट की हैं, आप उनमें फतेह करके लौटे, हम फिर से
आपकी इन उपलब्धियों पर आपका साक्षात्कार लें, आपके अनुभव जाने। तो बहुत सारी शुभकामनाएं तुलिका भविष्य के लिए आपकी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो ये थी मुलाकात आज की हमारी शो की क्वीन तुलिका से। फिलहाल आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में मुलाकात एक और महिला शख्स से।